हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। आज अपन पेपर लेंगे सेकंड, जेनेटिक्स एंड बायोटेक्नोलॉजी। उसके अंदर अपन ने सेकंड जो उसका इकाई है, यूनिट है, वो उसकी शुरुआत कर ली थी। उसका अपन टॉपिक लेते हैं आज, जो मेंडल के द्वारा दिए गए सिद्धांत और उसका सिग्निफिकेंस, मेंडेलियन लॉ एंड देयर सिग्निफिकेंस। जेनेटिक्स जेनेटिक्स द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द इनहेरिटेंस ऑफ जीन। ये जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंदर जो जीन है वंशानुगत होते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं, उसका अध्ययन किया जाता है। इनहेरिटेंस द प्रोसेस ऐसी प्रक्रिया है बाय विच, जिसके तहत जो लक्षण है वो माता पिता से उसकी संतति में प्रवेश करते हैं, तो वो प्रक्रिया उसको इनहेरिटेंस कहा जाता है। द प्रोसेस बाय विच ट्रेट्स आर पास्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर प्रोजेनी। ट्रेट्स क्या है? द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, जो जीव है उनके जो लक्षण होते हैं, आइदर डोमिनेंट और रिसेसिव। जो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है, विपरीत कैरेक्टर, जैसे अपन बात करें कि कैरेक्टर हो गया कद। कद एक लक्षण है, कैरेक्टर है, उसके दो ट्रेड्स जो उसके अल्टरनेटिव्स विपरीत कहें या एक दूसरे के विकल्प कहें या कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड कहें। जैसे अपन कद कहें तो उसका टॉल एंड ड्राफ्ट, वो ट्रेड्स, और जो कद है वो क्या है? कैरेक्टर। ठीक है ना? तो कैरेक्टर में आ जाएगा कद और ट्रेड्स हो जाएंगे। उसी तरह आप उसको जीन को और एलील को भी समझ सकते हैं। जैसे कैरेक्टर की जगह आप जीन को रख दो और ट्रेड की जगह एलील्स को रख दो, तो वही डिफरेंस कैरेक्टर और ट्रेड्स में। तो कैरेक्टर, मान लो एक कैरेक्टर जैसे कद है, तो उसके दो कॉन्ट्रास्टिंग जो कैरेक्टर होंगे वो ट्रेड्स कहलाएंगे। ठीक है ना? जैसे कोई बोना है, लंबा है, तो वो क्या है? ट्रेड्स। और जब उसका कद है, कद बोना है या लंबा है, तो कद एक कैरेक्टर है और लंबा और जो बोना है वो ट्रेड्स। तो कैरेक्टर्स ऑफ ए ऑर्गेनिजम्स, ठीक है ना, कैरेक्टर ऑफ ए ऑर्गेनिज्म आइदर डोमिनेंट और रिसेसिव। तो दो अल्टरनेटिव फॉर्म होगी, डोमिनेंट और रिसेसिव, प्रभावी और अप्रभावी। जैसे अपन सीड शेप की बात करें, ठीक है ना, जो बीज होता है उसका आकार। अब बीज का आकार कैसा है? राउंड है या रिंकल्ड है? ठीक है ना? गोल है या रिंकल्ड है? तो वो ये राउंड और रिंकल्ड ये ट्रेट हो गए, और सीड का शेप क्या हो गया? कैरेक्टर हो गया। और दूसरा उदाहरण है, सीड का कलर कैरेक्टर है, येलो और ग्रीन क्या है? ट्रेट्स है। डोमिनेंट एंड रिसेसिव, प्रभावी और प्रविधा, कैरेक्टर विच एपियर्स, जब फर्स्ट फिलियल जनरेशन होती है, जब माता या सॉरी पिता यानी कि पेरेंट्स को जब क्रॉसिंग कराया जाए, तो उसकी जो फर्स्ट जनरेशन में जो कैरेक्टर अपना प्रभाव दर्शाता है, वो कैरेक्टर क्या कहलाता है? डोमिनेंट कहलाता है। द कैरेक्टर विच appears in F1 generation is called dominant. The alternative characters that fail to show itself, जो कैरेक्टर दब जाता है या सप्रेस्ड हो जाता है या अपने आप को दर्शा नहीं पाता है, fails to show itself the presence of dominant genes, dominant प्रभावी जीन की वजह से दूसरा जो कैरेक्टर है वो अपना प्रभाव नहीं दिखा पाता है, अप्रभावी हो जाता है। तो वो अप्रभावी जो कैरेक्टर है वो क्या कहलाता है? रिसेसिव कहलाता है। तो ये डोमिनेंट और रिसेसिव कैरेक्टर की बात होगी। वेरिएशन मतलब चेंजेस, बदलाव। दिस रेफर्स टू द डिफरेंस अबव ऑर्गेनिजम्स द सेम स्पीशीज ड्यू टू द डिफरेंस इन जीन्स द इनहेरिटेड एंड द एनवायरनमेंट दे सर्वाइव इन। तो वेरिएशन किस वजह से आ जाता है? दिस डिफर्स इन डिफरेंट डिफरेंसेस अमंग ऑर्गेनिज्म, जीवों के अंदर देखा गया, द सेम स्पीशीज के अंदर भी ये देखा जाता है कि उनके अंदर बदलाव होता है। तो वो किस वजह से हो सकता है? वो जीन जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी स्थानांतरित हुए हैं, या जिस वातावरण में वो जीव रह रहे हैं। देयर आर द टू मेन टाइप्स ऑफ वेरिएशन। तो बदलाव दो वजहों से हो सकता है, उसके लिए दो कारक उत्तरदायी हो सकते हैं। एक जो वातावरणीय कारक हो सकता है, एनवायरमेंटल की वजह से, जहाँ किसी जीव को अनुकूलन होना पड़ा है या अपने आप को अडेप्ट करना पड़ा, तो उस वजह से जो बदलाव आ जाते हैं, तो वो एनवायरमेंटल वेरिएशन कहलाते हैं। और जीन की वजह से किसी प्रकार का बदलाव देखने को मिलता है, तो वो जेनेटिक वेरिएशन कहलाता है।
अबाउट ग्रीगर जोहन मेंडल, तो अब ग्रीगर जोहन के मेंडल के बारे में अपन शायद डिस्कस कर चुके हैं इससे पहले वाले ये लेक्चर के थ्रू। तो मेंडल वाज बोर्न इन 22 जुलाई इन एस्टियन मॉन्क, ये एस्टियन मॉन्क था। ही कंक्लूडेड हाइब्रिडाइजेशन, उन्होंने संकरण के ऊपर बहुत सारे प्रयोग किए, उन्होंने फ्रूट्स, ट्रीज, फलों के ऊपर, पौधे के ऊपर, फूलों के ऊपर, सब्जियों के ऊपर, मोड ऑन ए गार्डन पीस, और जो गार्डन पी है पाइसम सटाइमम उसके ऊपर ही बिगेंस इज साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन ऑन हेरिटेंस। तो इन्होंने जो वंशानुगति के ऊपर जो इन्वेस्टिगेशन थे, वैज्ञानिक जो प्रयोग थे, वो 1856 के, बट ही वाज रिकॉग्नाइज्ड ओनली इन, जब उस तीनों साइंटिस्ट है शेरमॉक, हुगो डी वेरिस और कार्ल कॉरिन्स ने जब इसके काम को वापस दोहराया और दुनिया के सामने लाया, तब मेंडल को जाना गया उसके काम के लिए। तो वो 1900 में जाना गया, और ये जो इनका वर्क है वो 1856 में ये जो प्रयोग है हाइब्रिडाइजेशन संकरण के, वो ये कर चुके थे। इन द पेरेंटल, या जिसको आप पी जनरेशन बोलते हैं, मेंडल क्रॉस्ड प्योर ब्रीडिंग। तो मेंडल ने जो क्रॉसेज किए हैं जिनके बीच में, वो प्योर ब्रीडिंग, वायलेट फ्लावर प्लांट टू ए प्योर ब्रीडिंग वाइट फ्लावर, मतलब किसी प्रकार के उनके अंदर कोई मिक्सिंग नहीं थी, ब्लीडिंग नहीं थी, ब्लाइंडिंग नहीं थी, वी आर प्योर ब्रीडिंग थी। जैसे वायलेट फ्लावर को वाइट फ्लावर के साथ किया। When he gathered and planted that seed produced in the cross, Mendel found that 100% of the plant in the next generation, RF generation, had violet flower. तो जब मेंडल ने पेरेंट जो जनरेशन है उसके अंदर वायलेट फ्लोर के पौधे को, यानी कि जिसके फूल है वो बैंगनी रंग के है, और दूसरा जो पौधा है जिसके फूल सफ़ेद रंग के, उनके बीच में आपस में क्रॉस कराया। तो उन्होंने दूसरी जो फर्स्ट जनरेशन थी, फर्स्ट फिलियल जनरेशन यानी कि F1 जनरेशन, तो उसके अंदर 100% उन्होंने जो प्लांट्स है वो पेरेंट्स लाइक देखे। मेंडल फाउंड दैट 100% ऑफ द प्लांट्स इन द नेक्स्ट जनरेशन हैड ए वायलेट फ्लावर, बैंगनी आकार के फ्लावर देखे, क्योंकि जब क्रॉस कराया तो जो वायलेट फ्लावर प्लांट है वो डोमिनेंट है। तो ये प्योर ब्रीडिंग थे दोनों के दोनों। तो जो फर्स्ट फिलियल जनरेशन, उनके अंदर सारे के सारे जो प्रोजेनी है वो सारे के सारे बैंगनी फूलों वाले पौधे उसको मिले। रिजल्ट्स, द वाइट फ्लावर स्टेट्स हैड कंप्लीट डिसअपियर। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो सफेद फूलों के पौधे थे वो पूरे न पूरे डिसअपियर हो गए, दिखाई देने बंद हो गए, क्योंकि वो रिसेसिव कैरेक्टर था। वो येलो क्या कहते हैं, वायलेट फ्लावर है, उसको जो कैरी कर रहे हैं जीन, उन्होंने जो व्हाइट फ्लावर वाले कैरी कर रहे जीन को सप्रेस्ड कर दिया, उसको दबा दिया, वो एक्सप्रेस नहीं हो पाया और वो वहाँ पर रिसेसिव हो गया। इस वजह से जो वायलेट फ्लावर के जो प्लांट्स थे वो 100% F1 जनरेशन में देखने को मिलते। ही कॉल्ड दैट द ट्रेट दैट वाज विजिबल इन द F1 जनरेशन, जो लक्षण है जो फर्स्ट फिलियल जनरेशन में दिखाई दे रहा है, डोमिनेंट है, जो प्रभावी है, दूसरे लक्षण को दबा देता है या सप्रेस कर देता है, तो दैट ट्रेट्स इज नोन एज डोमिनेंट, एंड द ट्रेट दैट वाज हिडन, जो दब गया है या छुप गया है या लॉस्ट हो गया है, दिखाई नहीं दे रहा है, दैट ट्रेट वाज रिसेसिव। तो व्हाट इज डोमिनेंट और रिसेसिव ट्रेट्स, तो ये आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पर जो व्हाइट फ्लावर है प्लांट, वो दैट कैरेक्टर इज रिसेसिव, और वेयर द वायलेट फ्लेवर जो बैंगनी, दैट इज डोमिनेंट ट्रेट्स। मेंडल एक्सपेरिमेंट, मेंडल के जो प्रयोग थे, क्या क्या किया उन्होंने। ही सेलेक्टेड ए गार्डन पी प्लांट एज ए सैंपल फॉर फॉलोइंग रीजंस। तो उन्होंने किस वजह से जो गार्डन पी है पाइसम सटाइम, उसको क्यों सेलेक्ट किया, उसके कारण। पी इज अवेलेबल इन मनी वेराइटीज, जो मटर है, गार्डन मटर है, वो बहुत सारी अलग अलग किस्मों के रूप में एट लार्ज स्केल ऑब्जर्व अल्टरनेटिव ट्रेस, उसके अंदर वैकल्पिक लक्षण देखे गए और बहुत सारी किस्में देखने को मिली, इसलिए उन्होंने इसको सेलेक्ट किया। पीज आर सेल्फ पोलिनेटेड, तो अपने आप में स्वयं में उसके अंदर परागण होता था। ये कैन बी क्रॉस पोलिनेटेड आल्सो टू परमिट सेल्फ पोलिनेशन, ठीक। तो ये स्वतः ही स्वयं परागण करते थे, लेकिन उनको आपस में क्रॉस भी कराया जा सकता था आसानी से, इसलिए उसको चयन किया।
ठीक है ना। दीज आर एनुअल प्लांट्स, ये एनुअल प्लांट था, एनुअल पौधा था, वार्षिक पौधा जिसको कहते हैं, विथ ए शॉर्ट लाइफ, तो इसका जीवन काल है वो बहुत छोटा था। सो सेवरल जनरेशन कैन बी स्टडीड, तो इस वजह से क्या है कि जीवन काल छोटा होने की वजह से बहुत सारी पीढ़ियों का इसका अध्ययन किया जा सकता है, इसलिए इसको चुना। शॉर्ट पीरियड ऑफ लाइफ था इसका, विथ ए शॉर्ट पीरियड ऑफ लाइफ। पी प्लांट्स कुड इजीली बी रेज्ड, तो उसको आसानी से बड़ा किया जा सकता है, उसकी ग्रोथ हो सकती है। उसको हैंडल करना, उसको मेंटेन करना, उसकी देखभाल करना, उसका रख रखाव बहुत आसान था, इसलिए उसको चीज किया गया। मनी वेराइटीज आर अवेलेबल विथ डिस्टिंक्ट कैरेक्टर, उन्होंने देखा कि बहुत सारी ऐसी किस्में मिली उनको पीस की जिनके अंदर अलग अलग लक्षण देखे गए। विच प्लांट्स प्रोवाइड मनी इजीली डिटेक्टेबल कॉन्टैक्ट कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, तो उसके अंदर आसानी से जो उसके विपरीत लक्षणों के लक्षण पाए गए वो भी आसानी से डिटेक्ट किया जा सकते हैं, उनका पता लग सकता था, इसलिए ये पी प्लांट उन्होंने सेलेक्ट किया। मेंडल कनेक्टेड आर्टिफिशियल पॉलिनेशन, मेंडल के द्वारा इनके अंदर कृत्रिम परागकण भी कराया गया है, आपस में क्रॉस पॉलिनेशन कराया गया। एक्सपेरिमेंट यूजिंग सेवरल ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन्स, जो ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन्स पे कराया। ये ट्रू ब्रीडिंग लाइन उसको कहते हैं जिसके अंदर पेरेंट्स के जो अंदर एक ही गुण है, वो उसकी पीढ़ी दर वही गुण उनके अंदर रिजर्व रहते हैं या कंजर्व रहते हैं, उसको ट्रू ब्रीडिंग कहते हैं। ये ट्रू ब्रीडिंग लाइन रेफर्स टू द वन दैट हैव अंडरगो कंटिन्यूस सेल्फ पॉलिनेशन, जिसमें मान लो अपन कहें ना क्या कहते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है उसके अंदर लंबे समय से, ठीक है ना, क्रॉस पॉलिनेशन नहीं हो रहा है या दूसरा जो कैरेक्टर उसके अंदर शाखें मिक्स नहीं हो रहा है, तो वो ट्रू ब्रीडिंग बहुत लंबी पीढ़ियों तक चली रहती है। एंड सो द सुटेबल ट्रेट इनहेरिटेंस एंड एक्सप्रेस फॉर द सेवरल जनरेशन, ठीक है ना, आगे से आगे पीढ़ियों तक वो ट्रू ब्रीडिंग ही दिखाई देता है, वैसे ही गुण दिखाई देते हैं, उसके अंदर किसी प्रकार के दूसरे गुण नहीं आते हैं, मिक्स नहीं होते हैं, तो वो ट्रू ब्रीडिंग कहलाता है। तो मेंडल कंडक्टेड आर्टिफिशियल पॉलिनेशन, उन्होंने कृत्रिम परागण कराया, क्रॉस पॉलिनेशन कराया यूजिंग सेवरल ट्रू ब्रीडिंग प्री लाइन्स, तो उन्होंने ट्रू ब्रीडिंग प्री लाइन्स को क्रॉस कराया जिससे कि अलग अलग लक्षण मिल सके। ट्रू ब्रीडिंग लाइनिंग किसको कहते हैं? रेफर टू द वन दैट हैव अंडरगोज कंटिन्यूस सेल्फ पॉलिनेशन, अपने आप में ही वो पॉलिनेशन करते हो, समय ही स्वतः ही परागण करते हो, तो उनके अंदर क्या है, एक जैसे ही गुण बहुत सारी पीढ़ियों तक एक्सप्रेस होते रहते हैं, दिखाई देते हैं, तो उसको ट्रू ब्रीडिंग कहा जाता है। मेंडल सेलेक्टेड, मेंडल ने 14 ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट वेराइटीज को उन्होंने सेलेक्ट किया। मेंडल सेलेक्टेड 14 ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट वेराइटीज, तो ट्रू ब्रीडिंग आपको समझ में आ गया। 14 वेराइटीज अलग अलग सेलेक्ट कर दी एज ए पेयर के रूप में, एज ए युग्म के रूप में, विच वे आर सिमिलर एक्सेप्ट फॉर वन कैरेक्टर विथ ए कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट, एक कैरेक्टर उनका सेम होता था और दूसरे उसके ट्रेड्स कॉन्ट्रास्टिंग होते थे, मतलब यहाँ पर 7 कैरेक्टर हो गए और 14 उसके ट्रेड्स हो गए, ठीक है ना। तो यहाँ पर 14 वेराइटीज हो गई, ठीक है ना, टोटल वेराइटीज कितनी हो गई 14, हैविंग 14 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स विथ 7 कैरेक्टर। मेंडल ऑब्जर्वेशन, मेंडल ने क्या क्या देखा, ही इन F1 जनरेशन मेंडल फाउंड दैट ऑल पी प्लांट्स वेयर टॉल एंड नन ऑफ वाज ड्राफ्ट, तो फर्स्ट फीलियर जनरेशन है जिसको जब पेरेंट्स लोग ट्रू ब्रीडिंग लाइन पेरेंट्स को जब उन्होंने क्रॉस कराया, तो उन्होंने देखा जो फर्स्ट फीलियर जनरेशन थी उसके अंदर जो डोमिनेट कैरेक्टर था टॉल के टॉल, मतलब सारी जो प्रोजेनी है वो टॉल मिली, टॉल मतलब लंबी, तो इसका मतलब ये होगा कि प्लांट्स वेयर टॉल एंड नन ऑफ, कोई भी उस बोना नहीं मिला, ड्राफ्ट नहीं मिला, ठीक है ना। तो ही आल्सो ऑब्जर्व द अदर पेयर ऑफ ट्रेड्स एंड फाउंड दैट F1 ऑलवेज रिजेक्ट आइदर वन ऑफ इट्स पेरेंट्स एंड द ट्रेड्स ऑफ अदर पेरेंट वाज नॉट फाउंड इन दिस जनरेशन, तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जो फर्स्ट जनरेशन है तो उसके अंदर सारे के सारे जो परिणाम मिल रहे हैं वो पेरेंट्स में से किसी एक के जैसे, दूसरे के जैसे बिल्कुल भी नहीं, ठीक है ना। तो वो एक के जैसे इसलिए है कि उसके अंदर जो पेरेंट्स है वो डोमिनेट है, तो डोमिनेट ही F1 जनरेशन में शो हो रहा है। तो इन F2 जनरेशन ही फाउंड दैट सम ऑफ द ऑफस्प्रिंग वेयर ड्राफ्ट, तो उन्होंने देखा कि कुछ ऑफस्प्रिंग है वो ड्राफ्ट होंगे, द कैरेक्टर विच वी आर नॉट सीन F1 जनरेशन, तो F2 के अंदर जब उन्होंने क्रॉस पॉलिनेशन कराया किसका, F1 प्रोजेनी में जो मिला था जो कि सिमिलर था उसके पेरेंट्स के जैसा, ठीक है ना। F1 जनरेशन के उनके अंदर 100% एक ही प्रकार के जो डोमिनेट कैरेक्टर था वो शो हुआ F1 जनरेशन में, ठीक है ना, F1 जनरेशन। तो इनका जब इन्होंने क्रॉस कराया
तब उसको पता चला कि जो कहीं कहीं जो ऑफस्प्रिंग है वो ड्राफ्ट भी है। तो F2 जनरेशन ही फाउंड है। जब F1 को क्रॉस कराया था उनको सेकंड जनरेशन मिली, जिसको सेकंड फिलियल जनरेशन कहा जाता है। ही फाउंड दैट सम ऑफ द ऑफस्प्रिंग वेयर ड्राफ्ट, एग्जांपल द कैरेक्टर विच वेयर नॉट सीन। उदाहरण की तरफ देखें, जो लक्षण उसको F1 जनरेशन में नहीं दिखे वो क्या हुए, वो F2 जनरेशन में दिखाई दिए जब उन्होंने क्रॉस पॉलिनेशन कराया। मेंडल प्रोसीजर, मेंडल ने क्या किया उसके लिए, तो मेंडल ऑब्जर्व वन ट्रेड्स एट ए टाइम। मेंडल ने एक लक्षण को एक समय पर ही ऑब्जर्व किया, मल्टीपल कैरेक्टर को एक साथ उन्होंने ऑब्जर्वेशन के लिए नहीं रखा। फॉर एग्जाम्पल, ही क्रॉस्ड टॉल एंड ड्राफ्ट पी प्लांट टू स्टडी द इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। एक जीन को की वंशानुगति देखने के लिए उन्होंने एक एक समय एक ही एक्सपेरिमेंट किया। तो उन्होंने टॉल और ड्राफ्ट जो लंबा और बोना जो गार्डन पी प्लांट्स है उसको स्टडी किया, और ही हाइब्रिडाइज प्लांट्स विथ अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ ए सिंगल ट्रेड्स मोनो हाइब्रिड क्रॉस। तो उन्होंने संकरण करवाया, ठीक है ना, जिसको एक ही वंशागत लक्षण के संबंधित दो जनकों का संकरण कराया। ही हाइब्रिडाइज प्लांट विथ अल्टरनेट फॉर्म्स ऑफ सिंगल ट्रेड्स। तो ठीक है ना, alternate forms of a single trait. The seed produced by this cross were grown to develop into a plant of filial one progeny of F1 generation। तो ये पिछली अपन स्लाइड में डिस्कस किया है कि जैसे टॉल और ड्राफ्ट लिया तो उसकी दो अल्टरनेट क्या कहते हैं, जैसे हाइट ली तो उसकी दो अल्टरनेटिव फॉर्म्स ले ली, टॉल एंड ड्राफ्ट। The seed produced by the cross were grown to develop into a plant progeny of F1 generation। ही देन सेल्फ पोलिनेटेड। जब F1 जनरेशन को इन्होंने सेल्फ पोलिनेटेड कराया, F1 प्लांट्स टू प्रोड्यूस ए प्लांट, और सेकंड जनरेशन प्राप्त के लिए F1 जनरेशन को उनको क्रॉस कराया। इन लेटर एक्सपेरिमेंट्स मेंडल आल्सो क्रॉस्ड ए पी प्लांट्स विद ए टू कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। तो उसको डायहाइब्रिड कहा गया। तो इन्होंने मोनोहाइब्रिड कराया, मतलब जिसको एक संकर संकरण कहा जाता है, दूसरा इन्होंने करवाया द्वि संकर संकरण। तो एक ही वंशागत लक्षण से संबंध रखने वाले दो जनकों का संकरण कराया, तो वो कहलाया मोनोहाइब्रिड। वो दो वंशागत लक्षणों से संबंध रखने वाले चार जनकों का संकरण कराया, तो वो हो गया, जिसके अंदर मतलब ठीक है ना, दो जनक है लेकिन उनके अंदर दो वंशागत लक्षण है, चार नहीं कह सकते उसको अपन। दो जनकों के अंदर प्रत्येक के अंदर दो वंशागत लक्षण पाए जाते हैं, तो उनको डायहाइब्रिड कराया। तो लेटर एक्सपेरिमेंट मेंडल आल्सो क्रॉस्ड ए पी प्लांट्स विथ टू कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, मतलब एक जो पेरेंट्स है उसके अंदर दो लक्षण है, दो प्रकार के कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है, ठीक है ना, तो उनको आपस में क्रॉस कराया था, उसको उन्होंने डायहाइब्रिड क्रॉस कहा। मेंडल ऑब्जर्वेशन इन F1 जनरेशन, मेंडल फाउंड दैट द ऑल पी प्लांट वेयर टाल, नन ऑफ, ठीक है ना। फिर जब एक्सपेरिमेंट कराने के बाद इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, ठीक है ना, ये चीज अपन मेंडल ऑब्जर्वेशन तो सेम आ गया वापस। तो अपन इसको यहाँ देखते हैं, जैसे ये डायग्राम की तरफ देखें तो यहाँ पर इन्होंने जो एफ पेरेंट्स हैं, ठीक है ना, ये टॉल है और ड्राफ्ट है, इनको सेल्फ क्रॉस कराया, समय ही परागण कराया टॉल एंड। तो F1 जनरेशन में इनको क्रॉस कराया तो इनको क्या प्राप्त हुआ, सारे के सारे टॉल प्राप्त हुए, यानी कि यहाँ पर अपन टी और यहाँ पर इसको रिसेसिव लें तो ये जो प्राप्त होंगे ये अपन को, ठीक है ना, ऐसे ही। और ये क्योंकि यहाँ पर जो टॉलनेस है वो डोमिनेंट ट्रेड से हाइट के अंदर। अब F1 जनरेशन में जितने भी बनाए हुए सारे टॉल के टॉल मिले अपन को, और इनको सेल्फ आपस में जब क्रॉस पोलिनेशन क्या कहें, आपस में सेल्फ क्रॉसिंग कराया गया इनको F1 जनरेशन के अंदर, तो जो कैरेक्टर F1 जनरेशन के अंदर रिसेसिव था और एक्सप्रेस नहीं हुआ था, वो F2 जनरेशन में ड्राफ्ट के रूप में एक्सप्रेस होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको 3 टॉल और 1 ड्रॉप मिलता है। फिनोटाइपिकली रेशियो जो है वो 3:1 का देखने को मिलता है। तो ये ऑब्जर्वेशन था, ये है मोनोहाइब्रिड क्रॉस, जिसको कहें एक संकरण, ठीक है ना। तो ये फिनोटाइपिकल जो रेशियो है वो 3:1 होता है। यदि जीनोटाइपिकली देखें तो 2:1
1:1 देखने को मिलता है, यानी कि 1 जो कि होमोजाइगस डोमिनेंट होता है और 1 होमोजाइगस रिसेसिव होता है, और जो दो होते जो मिलते हैं 1:2:1। तो जो 2 होते हैं ये हेटेरोजाइगस डोमिनेंट होते हैं, 1 होता है ये होमोजाइगस रिसेसिव और 1 होता है ये होमोजाइगस डोमिनेंट। तो ये जीनोटाइपिक एक्सप्रेस जो रेशियो है वो 1:2:1 देखने को मिलता है। तो दिस शायद ये स्लाइड मैंने आपको पहले समझा दी, ठीक है ना। ये वापस इसका नेक्स्ट जो देयर कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स टॉल एंड डिड नॉट शो एनी मिक्सिंग। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि जब F1 जनरेशन में है टॉल एंड ड्राफ्ट, तो इन F1 जनरेशन और F2 जनरेशन, तो यहाँ पर मिक्सिंग किसी प्रकार का नहीं है, टॉल और ड्राफ्ट का ब्लेंडेड नहीं हो रहा है कैरेक्टर, ठीक है ना। जो ट्रेड्स हैं वो ब्लेंडेड नहीं हो रहे, आपस में मिक्स नहीं हो रहे। तो सिमिलर रिजल्ट्स वेर obtained with other traits that he studied. Only one parental traits was expressed in F जनरेशन। तो यहाँ पर इन्होंने क्या देखा कि जो फर्स्ट जनरेशन थी उसके अंदर एक पेरेंट के लक्षण है वो वहाँ प्रदर्शित हो रहे हैं, ठीक है ना, दिख रहे हैं। वाइल F2 स्टेज यदि अपन उसको सेल्फ क्रॉस कराएं तो जो सेकंड फिलियल जनरेशन के उसके अंदर दोनों प्रकार के जो कैरेक्टर हैं, लक्षण है, वो एक्सप्रेस हो रहे हैं, प्रदर्शित हो रहे हैं पेरेंट के जैसे। यानी कि पेरेंट्स में आपने टॉल और ड्राफ्ट था, तो F2 जनरेशन में दोनों लक्षण दिखेंगे, टॉल और ड्राफ्ट। जबकि F1 है वहां पर एक ही लक्षण प्रदर्शित होगा जो कि प्रभावी था। तो मेंडल आल्सो फाउंड द आइडेंटिकल रिजल्ट्स इन ए डाइब्रेड क्रॉस एज ए मोनोहाइब्रिड क्रॉस। जिस तरह इन्होंने एक संकर संकरण के अंदर जो परिणाम प्राप्त किए वो ही उन्होंने द्विसंकर संकरण के अंदर परिणाम प्राप्त किए। द ट्रेड्स दैट अपीयर्ड इन F1 इज कॉल्ड डोमिनेंट ट्रेड्स। तो अपने वहाँ भी बात की कि भाई जो प्रभावी लक्षण है वो क्या होते हैं, जो फर्स्ट फिलियल जनरेशन के अंदर एक माता पिता में से एक का जो लक्षण है वो वहाँ पर प्रदर्शित होता है, तो जो कि प्रभावी है। तो वाइल द अदर ट्रेड्स इज रिसेसिव, जो कि प्रदर्शित नहीं होता है वो क्या है, अप्रभावी। तो इन टाल एंड ड्राफ्ट ट्रेड्स टालनेस इज डोमिनेंट ओवर द ड्राफ्ट नेट। तो ड्राफ्ट नेट क्या है, रिसेसिव है, और जो टालनेस क्या है वो डोमिनेंट। मेंडल इन्फ्लुएंस, मेंडल का अनुमान क्या रहा है इस परीक्षणों के पीछे, इन प्रयोगों के पीछे। तो फॉलोइंग इन्फ्लुएंसेस वेयर मेड बाय मेंडल बेस्ड ऑन हिज ऑब्जर्वेशन। तो उन्होंने जो देखा उसके ऑब्जर्वेशन के आधार पर उन्होंने ये अनुमान लगाया, ही प्रपोज दैट सम फैक्टर्स, कुछ ऐसे कारक हैं, पास डाउन फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑप्शन थ्रू द गेमेट्स। तो उन्होंने देखे कुछ ऐसे कारक है जो युग्मों के द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं, जिनको मेंडल ने जब जीन थे तो मेंडल ने उनको फैक्टर कहा था, कारक कहा था, जो कि आज के समय में उनको जीन कहा जाता है। नाउअडेज दिस फैक्टर्स आर नोन एज जीन, ठीक है। जीन उस समय तक उनको जीन नहीं कहा जाता था जो इस लक्षणों के लिए उत्तरदायी। तो जीन्स आर हेंस द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। जीन क्या है, वंशागतों की इकाई है। जीन्स विच कोड फॉर ए पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स आर नोन एज एलील। तो ऐसे जीन जो विपरीत लक्षणों के लिए उत्तरदायी होते हैं वो क्या कहलाते हैं, एलील्स कहलाते हैं। दे आर स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द जीन। इसको ये कहा जा सकता है जीन की जो अलग अलग अपन कहे हैं कि जो रूप है, वैकल्पिक रूप कहें या उसके अल्टरनेटिव रूप कहें या विपरीत जो रूप कहें, जैसे अपन ने कद लिया, हाइट लिया, तो उसके लिए जो उसको अपन जीन कहेंगे। अब उसकी डिफरेंट फॉर्म्स है, जैसे अभी ये पूरा एक जीन है जो कि जोड़े में होता है, ठीक है ना। सॉरी, जो कि एक जीन्स अकर्स इन ए पेयर, जीन जोड़े के रूप में, वन डोमिनेंट एंड अदर आल काले डोमिनेंट फैक्टर एक्सप्रेस इटसेल्फ। जो डोमिनेंट होता है और उसको डोमिनेंट कारक कहा गया है वो अपने आप को प्रदर्शित करता है, वाइल जो अदर जो हाइडर रहता है, छुप जाता है और दब जाता है, सप्रेस्ड हो जाता है, एक्सप्रेस नहीं हो पाता है, वो रिसेसिव कहलाता है। तो ये पेयर के रूप में होते हैं। तो दीज आर, ये 1 एलील, ये 2 एलील, ये भी एलील, ये भी एलील, इनको एलील कहा गया है। While the other remains hidden in and is recessive. Allele can be similar in case
तो एलील एक जीन के अंदर सिमिलर हो सकते हैं, तो ये सिमिलर टाइप है। जहाँ पर एलील जीन के एलील सिमिलर होंगे तो दैट कंडीशन इज नोन एज होमोजाइगस कंडीशन या होमोजाइगोटिक कंडीशन। होमोजाइगोटिक उस समय कहा जाता है जब जाइगोट के अंदर सिमिलर टाइप के होते हैं, तो उसको होमो कहा जाता है, होमोजाइगोट कहा जाता है। और ये होमोजाइगस कंडीशन, और जब रिसेसिव होंगे तो ये रिसेसिव होमोजाइगस कंडीशन कहलाएगी, ठीक है ना। ये डोमिनेंट होमोजाइगस कंडीशन, ये रिसेसिव होमोजाइगस कंडीशन, ये दोनों एलील विपरीत टाइप के होंगे तो ये कंडीशन हेट्रोजाइगस कहलाएगी, और जाइगोट के अंदर होगी तो ये हेट्रोजाइगोट कहलाएगी। In true breeding, tall or dwarf pea variety, the allele pair of genes for a height are identical or homozygous, जो हाइट के लिए होते हैं ट्रू ब्रीडिंग के अंदर। टॉल और ड्राफ्ट में तो वो होमोजाइगस में होते हैं, ये दीज नोन एज होमोजाइगस। इस कंडीशन में होंगे तो ये होमोजाइगस होंगे। टी एंड टी आर कार जीनोटाइप ऑफ द प्लांट, while the term tall and dwarf are the phenotype। तो ठीक है ना, ये इस फॉर्म में होंगे तो उसको जीनोटाइप, एलील फॉर्म में आप उसको शो कर रहे हो तो वो जीनोटाइप कहलाएंगे। आप उसको फिनोटाइपिकली कह रहे हो तो वो ड्राफ्ट कह रहे हो, और उसको कह रहे हो एक बोना है एक लंबा है तो वो उसके फिनोटाइपिकल कैरेक्टर। जीन के रूप में एक्सप्रेस कर रहे हो जीनोटाइपिक है, उसके कैरेक्टर रूप में एक्सप्रेस कर रहे हो तो वो फिनोटाइप। When the tall and the dwarf plant produce gametes by the process of meiosis, the all alleles of the parental pair segregate, only one of the alleles get transmitted to a gametes। तो when the tall and dwarf plant produce gametes, यदि tall और जो dwarf plant है, बोना और लंबा जो पौधा है, वो यदि युग्म प्रोड्यूस करता है, युग्मक प्रोड्यूस करता है मियोसिस के द्वारा, द एलील्स ऑफ द पेरेंटल पेयर सिग्रीगेटेड, तो उस समय क्या होता है, जो पेरेंट्स के एलील होते हैं वो क्या है, पृथक हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। एक ही जो एलील है वो ही ट्रांसमिटेड हो पाता है गैमेट्स में। जैसे अपन यहाँ ये बात करें, ठीक है ना, तो इनके जब बनेंगे तब ये एक पेरेंट है और एक पेरेंट है, तो इसके गैमेट्स बनेंगे, तो यहाँ पर दो गैमेट्स बनेंगे, तो यहाँ पर दो गैमेट्स बनेंगे, तो एक गैमेट्स इसके अंदर ठीक है ना मूव करेगा। इसके अंदर एक गैमेट मूव करेगा, दूसरे के अंदर एक गैमेट्स एक गैमेट्स के अंदर एक एलील मूव करेगा, दूसरे गैमेट्स के अंदर दूसरा एलील मूव करेगा। तो यहाँ पर ये जो गैमेट्स है वो क्या है, गैमेट्स के अंदर जो एलील है वो क्या है, सेपरेट हो जाते हैं। Thus there is only 50% chances of a gametes containing either allele as they secreted as a random process। तो यहाँ ये गैमेट फॉर्मेशन के समय जो एलील्स है वो सेपरेट हो जाते हैं। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन द टू एलील्स, जेसेशन के समय टू एलील्स टी फ्रॉम वन पेरेंट्स और एंड स्मॉल टी फ्रॉम अदर पेरेंट्स। तो यहाँ पर अपन देखें इसके अंदर, तो यहाँ जब यह फर्टिलाइजेशन होगा तो फर्टिलाइजेशन में कंडीशन फीमेल का और मेल का जैसे आया है, यदि अपन यहाँ का डोमिनेंट और रिसेसिव का, तो उसके फर्टिलाइजेशन में ये कंडीशन हो जाएगी। तो वन फ्रॉम वन पेरेंट एंड अदर रिसेसिव फ्रॉम अनदर पेरेंट्स आर यूनाइटेड टू प्रोड्यूस जाइगोट, तो ये जाइगोट बनाएंगे और ये जाइगोट कंडीशन होगी, तो ये हेट्रोजाइगोटिक कंडीशन होगी। यहाँ पर हेट्रोजाइगस इसको डोमिनेंट टॉल कह सकते हैं। Since these hybrids contain alleles which express contrasting trend, the plants are heterozygous। तो ये प्लांट्स क्या कहलाएगा, हेट्रोजाइगस प्लांट कहलाएगा, और इसको जाइगोट को कहेंगे तो हेट्रोजाइगोटिक कंडीशन कहलाएगी। थैंक यू। आगे अपन पुनेट स्क्वायर और ये जितने भी जो लॉज है मेंडल के द्वारा दिए गए वो अपन नेक्स्ट ई वीडियो लेक्चर के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।